नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? आई होप बेहतर होंगे और आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, फिर शुरुआत करते हैं सेशन की अपने। ठीक। और बाकी बताइए आप सब, किसी को कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। और अगर मामला सब कुछ क्लियर हो तो फिर अपनी चर्चा, अपनी क्लास की ओर हम प्यारे साथी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बता दीजिए आप लोग। ये बताइए, पिछली क्लास में हमने कहाँ तक आपसे डिस्कस किया था? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि पिछली क्लास में कहाँ तक हमने बात की थी, फिर ताकि हम सेशन को कंटिन्यू कर पाए। ओके, चलिए भैया, गुड इवनिंग, राधे राधे सबको ना। चलिए, और एक बार अपने साथियों तक भेज दीजिए, आपके जो मित्र दोस्त हों सब तक क्लास को, कि सर की क्लास लाइव हो गई है, ताकि सारे प्यारे बच्चे कनेक्ट हो पाए और पढ़ाई लिखाई कर पाए जुड़ के। ठीक। सर कल, हाँ, कल क्लास आपकी नहीं हुई थी। क्लियर? आइए चर्चा करते हैं। हमने हम अभी कहाँ पे हैं सर? डिफिनेशन क्लॉज पर बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं धारा 2 की। और धारा 2 के अंदर अभी तक हमने कितने, कह सकते हैं, सब सेक्शंस को बताया है आपको? 15, फिर यहाँ तक 21, 21 के बाद 28। तो अभी तक हमारी बात जो है वो, कह सकते हैं कि धारा 2 की उपधारा 28 तक हुई है, जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भैया। क्लॉज 27 और 28। 28 नहीं लिखे हो क्या आप? 28 लिख लो। ठीक। तो 28 तक हमने पिछले सेशन के अंदर बात की थी। और उससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो मेरे भाई आपके ऐप पर अवेलेबल है। उसके पहले की क्लासेस आप विस्तार पूर्वक अच्छे से प्यार से देख सकते हैं। ठीक। ने देखने के लिए क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, ऐप पे जाइएगा और वहां पर वीडियोज वाले सेक्शन से चीजों को देख पाएंगे पूरा अच्छे से विधिवत। ठीक। चलिए, तो अपनी चर्चा, अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए। क्लियर? हाँ जी। तो साथियों के हमारे सवाल भी हैं और उनके सवाल मैं थोड़ा आगे लूंगा। ठीक। कि थोड़ा आप चीजों को समझ लीजिए, फिर आगे हम सवालों की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सवालों का सिलसिला लगातार चलेगा आपका, और हमारी जो बात है वो भी लगातार रहेगी। आइए कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं हम धारा 2 की, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डिफिनीशन क्लॉज जो है हमारा, डिफिनीशन क्लॉज को प्यारे साथी समझ रहे हैं। देखिए दोस्त, धारा 2 जो कि डिफिनेशन क्लॉज है, उसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ाया है आपको, तो कह सकते हैं कि धारा 2 की क्लॉज 28 तक हमने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था। आज उसी के आगे अगली परिभाषा पर हम बात करेंगे। यानी अगली परिभाषा कौन सी है? कहेंगे 29वें नंबर की हमारी परिभाषा है धारा 2 की। अब देखिए, 29वें नंबर की परिभाषा है तो क्लॉज 29, ये किसकी परिभाषा देता है? तो मेरे भाई, विश्वास करने का कारण, यानी रीजन टू बिलीव के बारे में बताता है। बताता है कि कोई व्यक्ति किसी बात पर विश्वास करने का अगर कारण रखता है, तब कहा जाता है कि वह उस, कह सकते हैं कि बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है ना। मतलब आपको किसी की बात पर विश्वास है, सपोज दैट, तो आपको किसी की बात पर विश्वास है, तो मतलब उस बात पर विश्वास करने का आपके पास पर्याप्त कारण भी होगा। मतलब अब ऐसा नहीं कि आप जो है कि
आप डायरेक्ट विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं किसी बात पर, तो प्यारे साथी उसके पीछे कारण होगा। वो कारण क्या होगा? वो उस कह सकते हैं स्थिति पर डिपेंड करेगा, उस घटना पर डिपेंड करेगा कि वो कारण क्या होगा। कुल मिला के ये किसके बारे में बताता है? कहेंगे विश्वास करने के कारण के बारे में बताता है कि भाई विश्वास करने का कारण क्या हो सकता है। अब विश्वास करने का कारण यानी इसको क्या कहेंगे? रीजन टू प्यारे साथी बिलीव। रीजन टू बिलीव आप इसको कहेंगे विश्वास करने के कारण को। अब रीजन टू बिलीव मतलब भाई कब कोई किसी की बात पर विश्वास करेगा? जब उसके पास विश्वास करने का मेरे भाई कारण होगा। याद रखिएगा, किसी बात पर कोई तभी विश्वास करेगा विश्वास करेगा जब उसके पास विश्वास करने का कारण होगा। जब उसके पास क्या मेरे भाई? विश्वास करने का कारण होगा। जब विश्वास करने का कारण होगा तभी कोई व्यक्ति भैया किसी की बात पर विश्वास करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्त। आगे किसकी? धारा 2 के खंड 30 की मेरे भाई हम चर्चा करते हैं। ये धारा 2 का खंड 30 क्या बताता है, इस बात की चर्चा करते हैं, या ये क्या परिभाषा देता है, इस बात को हम समझते हैं। देखिए खंड 30 की बात करेंगे तो खंड 30 स्पेशल लॉ की जानकारी देता है। स्पेशल लॉ, हाँ जी, जिसको आप विशेष विधि कहते हैं ना, उसकी जानकारी देता है। इसकी जानकारी आप कहेंगे सर विशेष विधि की जानकारी देता है। विधि जिसको क्या कहते हैं दोस्त? स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ। अच्छा मेरे भाई, स्पेशल लॉ क्या होता है? क्या होता है स्पेशल लॉ? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे कि भाई स्पेशल लॉ क्या है? स्पेशल मतलब विशेष। विशेष का मतलब क्या है? विशेष का मतलब है कि ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट विषय पर, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर लागू हो। मतलब आप कहेंगे ऐसा लॉ जो किस पर लागू हो? विशेष विषय पर लागू हो। किसी विशेष विषय पर मेरे भाई लागू हो, ऐसी ही विधि, ऐसे ही लॉ को आप विशेष लॉ कहेंगे। जैसे आप कह सकते हैं अलग अलग है। जैसे मैं बात करूं तो रेलवे के लिए हो सकता है। ठीक, रेलवे के लिए अपना लॉ हो सकता है, रेलवे के लिए एक्ट हो सकता है ना, तो आपका रेलवे एक्ट हो गया। ऐसे ही अलग अलग, जैसे जो पशु अतिचार अधिनियम है या अफीम अधिनियम है ना, ऐसे ही मैं बोलूं तो भैया अफीम अधिनियम है। तो मतलब ये कैसे अधिनियम है मेरे भाई? ये आपके जो एक्ट है ना मेरे भाई, ये आपकी स्पेसिफिक है या स्पेशल है। ठीक, जो पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र पर काम करेंगे, जिस क्षेत्र के लिए ये होंगे। यानी इनमें जो नियम, इनमें जो लॉ होगा वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र या किसी विषय विशेष के लिए होगा। किसी विषय विशेष के लिए ही इनमें नियम आपके दिए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। आगे बात करते हैं धारा 2 का 31वां क्लॉज। अब धारा 2 के 31वें क्लॉज की बात करें तो धारा 2 का 31वां क्लॉज किसके बारे में बताता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 31वां क्लॉज बताता क्या है मेरे भाई? ये मूल्यवान प्रतिभूति के विषय में बताता है, यानी वैल्यूएबल
सिक्योरिटी की बात करता है। ठीक, तो देखिएगा किसके विषय में बताता है। आप कहेंगे सर ये मूल्यवान प्रतिभूति के विषय में बताता है। मूल्यवान प्रतिभूति जिसको क्या कहते हैं, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल प्रतिभूति क्या होती है सर, सिक्योरिटी। ठीक, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के विषय में ये क्लॉज आपकी बात करता है, या आप कह सकते हैं कि ये जो आपकी परिभाषा है ये बताती है। ठीक, अब देखिए ये जो शब्द है अगर देखें तो ये किसका प्रतीक है सर, ये जो वैल्यूएबल या मूल्यवान प्रतिभूति है ना, ये शब्द मेरे भाई एक डॉक्यूमेंट का प्रतीक है। डॉक्यूमेंट, हाँ जी, जिसको आप कहते हैं दस्तावेज, जिससे के द्वारा क्या होता है, कोई कानूनी अधिकार सृजित होता है, विस्तृत होता है, अंतरित होता है, या आप कह सकते हैं निर्बंधित किया जाए या छोड़ा जाए, और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि वो कानूनी दायित्व के अधीन है। ये बात आपका बताता है ये मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक, क्लियर। तो ये क्या है मेरे भाई, ये एक आपका डॉक्यूमेंट है, यानी आप कह सकते हैं सर यह एक प्रकार का दस्तावेज है। ये दस्तावेज बताता क्या है, ये दस्तावेज बताता है कि भाई कोई व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि ये कानूनी दायित्व के अधीन है या नहीं है। ठीक, क्या बताता है, किसी व्यक्ति के कानून के अधीन होने या ना होने के बारे में। या न होने के बारे में। ठीक, कोई व्यक्ति कानून के अधीन है या नहीं है, इसके बारे में जो डॉक्यूमेंट बताता है उसी को मेरे भाई मूल्य प्रतिभूति कहते हैं। वही भाई वैल्यूएबल कह सकते हैं सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक है मेरी बात। धारा 2 का 32वां क्लॉज। अब धारा 2 के 32वें क्लॉज के अंदर किसकी परिभाषा है मेरे भाई, बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दीजिए धड़ाधड़, किसकी परिभाषा है भाई इसके अंदर, बताएं। तो किसकी परिभाषा बताएंगे, एग्जाम्पल बताइए भैया, आप ही से पूछ रहा हूं, बताइए जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मेरे भाई, अगर खंड 32 की बात करें, क्लॉज 32 की बात करें, तो बिल्कुल सही क्या लिखा आपने, निश्चित लिखा है। धारा 2 के 31 में लिखा है निश्चित। निश्चित मतलब जलयान, हाँ बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक, जलयान आप इसको कहते हैं, मतलब जलयान की परिभाषा इसमें दी गई है। क्लियर। मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये यही बताता है कि भाई कोई व्यक्ति कानूनी अधिकार रखता है या नहीं रखता है। ये पॉलिसी के लेन देन में इसके बारे में बात की गई है। ओके, चलिए भैया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लासेस समझ नहीं आ रही हैं? अंजलि आप पहली बार जुड़ रहे हो क्या? देखिए अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो पहली क्लास से या जो है एक धारा से आप स्टार्ट करोगे ना। अभी मैं कह सकते हैं सेक्शन 2 के बीच में आपको बता रहा हूँ। ठीक, अंदर की चीजें बता रहा हूँ, जो अंदर डिफिनेशन है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा, और बाकी कुछ देर हमसे जुड़े रहेंगे ना तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेंगी, ऑटोमेटिक चीजें समझ आने लगेंगी। ठीक, अब ये कहिए कि एक ही बार में चीजें समझ आ जाए तो तुरंत ऐसे जुड़े ऐसे समझ आ जाए, तो ऐसा थोड़ा सा संभव नहीं है ना, इस बात को समझिए। चलिए हम बात करते हैं किसकी परिभाषा देता है,
बिल्कुल जो साथी बता रहे हैं जलयान, वो मेरे भाई बिल्कुल सही हैं। तो किसके बारे में बताता है? आप कहेंगे सर जलयान की बात करता है। ठीक है, देखिएगा इसकी बात करता, आप कहेंगे जलयान। जलयान को क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको वेसल कहते हैं। वेसल कहते हैं किसको? जलयान को। अब देखिए जलयान जो होता है ना, अब आपको समझ आ गया होगा भाई जलयान ये भाई किसी ऐसी चीज का प्रतीक है जो मानव या संपत्ति को जल के द्वारा ले जाने के लिए बनाई गई है। मतलब ऐसी चीज, जलयान क्या है मेरे भाई? आप कहोगी ऐसी चीज है जो क्या करती है, मानव को या मेरे भाई संपत्ति को, मानव को या संपत्ति को जल के माध्यम से जल से ले जाने के लिए बनाई गई है। ठीक, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति जो मानव या कह सकते हैं मानव या संपत्ति को जल से ले जाने के लिए बनाई गई है, ऐसी ही संपत्ति, ऐसी ही चीज को क्या कहेंगे मेरे भाई? जलयान कहते हैं। ठीक, जलयान, जिस जलयान में आप कह सकते हैं सर नाव भी आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि यह एक ऐसी सामग्री है, एक ऐसी चीज है जहां में क्या होता है कि व्यक्ति या मानव या उसकी संपत्ति क्या होती है, जल से एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। बिल्कुल भाई। प्रतीक्षा बच्चा परेशान क्यों हो? देखो मैं बता दूं आपको, अभी जस्ट हमने एक चेंज कराया है आज ही। क्लियर? चेंज ये कराया है कि जो बच्चे ये एपीओ फाउंडेशन का कोर्स लिए थे ना, एपीओ फाउंडेशन का कोर्स लिए तो उसको हमने मर्ज करा दिया। यानी यूपी और बिहार एपीओ को हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करा दिया, इसलिए आपको दो कोर्सेज दिख रहे होंगे जो बच्चे एपीओ फाउंडेशन वाले हैं। इसमें तो आपका फायदा ही है ना, आप यूपी वाला भी पढ़ पाओगे, बिहार वाला भी पढ़ पाओगे। समझ आया? परेशान ना होइए, ये आपके फायदे के लिए ही कराया गया। और कोर्स में आप देखेंगे तो प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग, सब कुछ अलग अलग कर दिया गया है ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ। पहले क्या था, मिक्स था, मिक्स में ऐसा समस्या हो रही थी, आपको पता नहीं चल पा रहा था कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे, कौन सा सेक्शन हमें पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। तो उस चीज की क्लैरिटी हमने दे दी है उसके अंदर कि भाई अगर आपका प्रीलिम्स है तब भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, मेंस है तब भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। क्लियर? सर पिछले साल की क्लास में और आपकी इन क्लासेस में बहुत डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है दोस्त? अच्छा है, खराब है? क्योंकि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं बेहतर की ओर जाने का। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं धीरे धीरे करके ही चीजें बेहतर होती हैं। लगातार हम लोग बेहतर की ओर आगे बढ़ ही रहे हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, जो भी हो अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। ठीक, सॉरी अब एलएलबी की क्लासेस नहीं भैया, एलएलबी की क्लासेस हैं तो एलएलबी की क्लासेस है, सेमेस्टर आपका एलएलबी का चल रहा है, सारा एलएलबी का ही तो चल रहा है, एलएलबी बीएलएलबी का ना। बाकी फीडबैक दीजिएगा, जो भी फीडबैक होगा, आप लोगों का फीडबैक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ओके, और जितनी भी कोशिश है ना वो आप सबके लिए, ये आप समझिए कि बेहतर के लिए ही है। ऐसा देखिए यूपी और बिहार का जो सिलेबस है लगभग थोड़ा बहुत मैच खाता है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। इसलिए हमने यूपी और बिहार को साथ साथ कर दिया कि भैया दो स्टेट की तैयारी आपकी एक साथ हो जाए। पता चले कि आप यूपी का अलग से तैयारी कर रहे हो, बिहार का अलग से तैयारी कर रहे हो, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। यूपी बिहार दोनों एक साथ करो, कहीं ना कहीं मौका आपको मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। ओके, क्या लिखा आपने कि सर जो धारा पढ़ा रहे हैं डिफरेंस वही तो है,
क्वेश्चन है उसमें वह नहीं दिख रहा है। नहीं, जो आपकी इच्छा हो प्रतीक्षा वो पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है। बिहार हमने आपको ऑप्शनल के तौर पे दिया, आप देख लीजिएगा। जो सब्जेक्ट कुछ अलग लगेंगे उनको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि तैयारी और टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक? ओके भैया, सर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम बताया गया है। क्या ज़्यादा कम बताया गया है बताओगे? चलिए, फिलहाल बात ना करिए क्योंकि टाइम लॉस हो रहा है आपका और मेरा। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप पूछिए और अगर मामला एकदम क्लियर है, बातें अगर क्लियर हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बढ़िएगा, बात करते हैं हम धारा 2 की 37वें नंबर की परिभाषा। ठीक? देखिए, जैसे मैं लिखा रहा हूँ ऐसे ही नोट भी करते चलिएगा ना। आप नोट्स बना लेंगे तो ऐसे आप देखेंगे तो चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर होती रहेंगी। ठीक? अब कुछ हमारे साथियों के दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा। वो सवाल ये है कि पहले सर आप पढ़ाते थे जब ना बीएनएस, तो धारा लिखते थे, उसके बाद ये जितनी चीज़ें आप इंडिकेट करके लिखे हैं इनको आप लाइन बाय लाइन लिख के बताते थे। मेरे भाई, लाइन बाय लाइन का ज़माना अब थोड़ा-सा बढ़ गया है, एडवांस हो गया ना। तब लाइन बाय लाइन ना लिख के आप ऐसे फ्लो चार्ट में लिखो। जब फ्लो चार्ट में लिखोगे तो वो आपको देर टाइम तक याद रहेगा। लाइन बाय लाइन में आपको चीज़ें ज़रूर याद रहेंगी बट वो थोड़ा रट्टाफिकेशन हो जाता है। जब फ्लो चार्ट में चीज़ें लिखे रहोगे तो आपके माइंड में हमेशा बना रहेगा, हमेशा एकदम। जैसे ही कॉपी पन्ना पलटोगे आपके दिमाग में सारी डेफिनेशन एक साथ छप जाएँगी। इसलिए आपको फ्लो चार्ट में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। ठीक? फ्लो चार्ट आपका बेस्ट मेथड है। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है और मैंने पढ़ा भी हुआ है तो मुझे पता है, ठीक, कि फ्लो चार्ट क्या है। और यकीन मानिएगा आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा दुनिया का, जहाँ पे भी सब्जेक्ट पूछा जाता है, आप कहेंगे सर पूरा में पूरा सही है मेरा। ठीक? फिलहाल आइए हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या परिभाषा दी गई है। हुँ? तो देखिए इसके अंदर बताया गया है शिक्षा के बारे में। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा को क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको वॉलंटरली बोलते हैं। लिखिएगा, देखिए वॉलंटरली। ठीक? शिक्षा। अब शिक्षा का मतलब क्या है सर? शिक्षा का अगर साधारण शब्दों में अर्थ की बात करें तो शिक्षा से कार्य का अर्थ है कि कोई कार्य आशय पूर्वक या जानते हुए करना। ना, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं तो अगर आप उसके बारे में पूरी जानकारी रख रहे हैं, आप स्वयं से कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा कार्य मेरे भाई स्वेच्छा कहा जाता है। कि मतलब आप क्या कर रहे हैं? स्वेच्छा से कोई काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी मर्जी से कोई काम करेंगे तो उसी को बोला जाता है कि स्वेच्छा से काम करना। ठीक? अब आपकी मर्जी, अब मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई ये क्लास आप अच्छे से कर लो, इसको आप नोट नोट कर लो। ठीक? नोट कर लो अपनी कॉपी में। अब आप स्वेच्छा से अगर उसको नोट करते हैं तो अच्छी बात है। तो मतलब आप सारी चीज़ें जान रहे हैं। आप अपन जो काम है वो अपनी सहमति, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। ठीक? क्लियर है मेरी बात? बताइएगा। तो लिख लीजिएगा कि कोई कार्य आशयपूर्वक या जानते हुए करना, इसी को बोला जाता है स्वेच्छा। क्या कह रहा हूं भैया? कोई कार्य कैसे करना? आप कहेंगे जानते हुए या आशयपूर्वक करना। ठीक? कोई कार्य जानते हुए या मेरे भाई आशय पूर्वक करना ही क्या कहा जाता है? इसी को आप स्वेच्छा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं स्वेच्छा। मतलब कोई कार्य कैसे किया गया है? स्वेच्छा से किया गया है।
मतलब कि भाई आप जान रहे हो, जानते हुए आपने कोई काम करा है, तो वो बोला जाएगा स्वेच्छा। ठीक? क्लियर? क्या लिखा आपने? आप क्या पूछ रहे हो बच्चा? आप पूछ रहे हो कि सेक्शन 2 क्लॉज 30 लॉ के नीचे क्या लिखा है? मेरे भाई इसके नीचे लिखा है विशेष विधि, स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ, लॉ के नीचे लिखा है यहाँ पर रेलवे एक्ट। ठीक, जैसे रेलवे के लिए विशेष तौर पर रेलवे के लिए बनाया गया जो एक्ट है उसे रेलवे एक्ट कहेंगे। अफीम के लिए बनाया गया एक्ट है तो अफीम एक्ट हो गया। तो ऐसे ही पर्टिकुलर किसी विशेष सब्जेक्ट या किसी विशेष मैटर पर कोई अगर लॉ बनता है ना, तो वही आपका स्पेशल लॉ कहा जाता है, इसी को आप विशेष विधि कहते हैं। राइट? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बची हुई परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों का जो सेक्शन 3 है, यानी धारा 3 है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और धारा 3 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी सारे महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ओवरऑल कहने का मतलब है। ठीक, चलिए। और बाकी मेरे भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आपके जो साथी मित्र दोस्त हों उन तक क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक, पहुंचाने का थोड़ा सा कष्ट करिएगा और एक विश्वास रख के पढ़िएगा चीजों को, नोट्स बना के। बाकी यकीन मानिएगा जहां भी आप एग्जाम देंगे आप कहेंगे सर बिल्कुल सारी चीजें छप रही हैं। ठीक है भैया? देखिए कितना बेहतरीन नोट्स निकल रहा है। आप ऐसे समझिए कि ऐसे अगर नोट्स हो ना, बंदा कहे कि वाह। ठीक, इस टाइप की फ्लो चार्ट में लिख लिया। चलो भैया, आईपीसी में भी बताएंगे, जो सेक्शंस हैं उनको हम आईपीसी में बताएंगे। सब सेक्शंस, ये डिफिनेशन क्लॉज है, डिफिनेशन क्लॉज को आईपीसी में जानने से बहुत बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन जब आगे हम सेक्शंस बताते चलेंगे ना, तो वहां पर हम लोग आईपीसी की भी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी डिफिनेशन क्लॉज में आईपीसी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आईपीसी नहीं समझेंगे, क्योंकि 38 धाराएं, 38 टोटल डिफिनेशन है लगभग। ठीक, क्लियर भैया? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। धारा धारा 2, यानी हाँ जी हम बात कर रहे हैं परिभाषा की। अच्छा, आपको लगता होगा ना जब मैं कहता हूं आओ, तो आपको लगता होगा कहाँ जाना है ना? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा कहाँ तक बोला था भाई? धारा 33 तक हो गया था, इसके बाद हमको बात करनी थी धारा 2 का 33 क्लॉज ना, 34 नंबर आपकी डिफिनेशन पर हम बात करते हैं ना। देखो भैया, बात करते हैं अगली परिभाषा की। आप एक सवाल बड़ा अच्छा सा आ रहा है, मैं कमेंट लेना चाहूंगा उसको। लिखा है इन्होंने कि बेयर एक्ट कौन सा बुक पढ़ाते हैं आप? मुझे बुक का नाम बता सकते हैं? मैं बेयर एक्ट लिया है। या आपको ना तो कोनो किताब लेने की आवश्यकता है, ना तो बेयर एक्ट लेने की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक, आप केवल क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं किसी किताब से नहीं पढ़ाता हूँ भाई, मैंने पढ़ा हुआ है, चीजों को देखा हुआ है, नोट्स अपने हैं खुद के। तो कोई किताब को किताब से प्रॉपर नहीं पढ़ाता हूँ। किताब से पढ़ाता तो सारी किताबी भाषा होती, और किताबी भाषा होती तो आपके पल्ले ना पड़ती। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। किताब लेने की कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है, 700-800 रुपए की किताबें आती हैं। अगर आपके पैसा आपके पास ढेर सारा हो तो बिल्कुल लीजिए, रखिए। लेकिन रख के आप उसको पढ़ेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप किताब खरीद लेंगे, उसको रख लेंगे,
एक दिन 2 दिन पन्ना उठाएँगे, पलटेंगे लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं, ये बात की पूरी गारंटी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप अच्छे से पूरे लेक्चर्स को अटेंड करिए, उसका नोट्स बनाइए, नोट्स को केवल रिविज़न करते रहिए, ठीक? और दूसरी बात कि आपका जो टारगेट एग्ज़ाम हो उसके क्वेश्चन्स आप या उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। जैसे एपीओ वाला बच्चा एपीओ की प्रैक्टिस करे, पीसीएसजे वाला बच्चा पीसीएसजे की प्रैक्टिस करे, ठीक? और बस इतना काम आपको करना है, प्रैक्टिस और अपने नोट्स पर भरोसा रखना है। यकीन मानिएगा किसी भी चीज़ को बार-बार आप पढ़िए। एक ही सोर्स को बार-बार पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है ना कि 10 सोर्स को 10 बार पढ़ने से। ठीक? बेयर एक्ट आप ले सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल बेयर एक्ट आपका प्राइमरी सोर्स है, उसका आप पन्ना पलट के समझ सकते हैं। जब आप क्लास किए रहेंगे तो बेयर एक्ट आपको समझ आएगा। जब क्लास नहीं किए रहेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे तो बेयर एक्ट आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, इस चीज़ की पूरी गारंटी है। समझ आई? चल
क्लियर है अब आवाज? तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, चलो। अच्छा, चलो भैया, अब ही आवाज आ रही, कब से आवाज नहीं आ रही है? ओ माय गॉड, देर से नहीं है क्या? बड़े ढेर सारे कमेंट आ गए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे तो पहले कुछ नहीं समझ आ रहा था, अब आपकी आवाज भी नहीं आ रही है और समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने मोबाइल से चेक किया जल्दी। अच्छा जी, चलिए भैया, आवाज क्लियर है? एक बार बता दीजिए सब लोग। ठीक, थोड़ा सा वाईफाई का इशू हो गया था। इशू क्या कह सकते हैं कि यार, हमारे यहाँ जो, देखो हमारे यहाँ तीन इन्वर्टर लगे हुए हैं। एक इन्वर्टर डाउन हो गया तो उसी से वाईफाई कनेक्ट थी। ठीक, प्रॉब्लम हो गई। बाकी कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, सॉरी आज मैं आपकी लाइव क्लास नहीं कर पाया, कोई बात नहीं दोस्त। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कर लीजिए ना। मैं नच के मौका मिला कि नहीं, बतिया शुरू हो जाता है आप लोगों का ना। क्या हो, जल्दी जल्दी बतिया लेते हैं। चलो भैया, ओके क्लियर। चलो क्लियर हो गया है तो यहाँ पे देखो, धारा 2 का क्लॉथ 36 36 क्या बात करता है? बताओ थोड़ा सा। कहेंगे सर सदोष अभिलाभ की बात करता है। जी हाँ, सदोष अभिलाभ की बात करता है। सदोष अभिलाभ को क्या कहते हैं, ये भी सवाल होना चाहिए आपका। पहले सत्य अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन मतलब कि भाई गलत तरीके से अगर कुछ भी आप फायदा उठा रहे हो ना, वही आपका रॉन्गफुल गेन। मतलब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों से, कह सकते हैं संपत्ति से फायदा लेता है। क्या करता है? कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध संपत्ति से फायदा लेता है। फायदा लेता है, तो क्या कहते हैं उसे मेरे भाई? उसी को सदोष अभिलाभ कहते हैं। वही मेरे भाई रॉन्गफुल गेन बोला जाता है। ठीक, वही हमारा क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर रॉन्गफुल गेन होता। 37, क्लियर। आइए, ये किसके बारे में बताता है, जल्दी से बताइए। ये तो सदोष अभिलाभ की बात कर रहा है। सदोष अभिलाभ मतलब गलत तरीके से फायदा उठाना। मतलब भाई कोई विधि विरुद्ध साधन है, उसके द्वारा कोई क्या कर रहा है, फायदा उठा रहा है, तो वही क्या कहा जाएगा, सदोष अभिलाभ कहा जाएगा। इसके बाद मेरे भाई होता है सदोष हानि। अगली परिभाषा क्या है? अगली परिभाषा है सदोष हानि। सदोष हानि को क्या कहते हैं मेरे भाई? सदोष हानि को आप बोलते हो रॉन्गफुल लॉस। क्या बोलते हो आप? कहेंगे सर रॉन्गफुल लॉस कहा जाता है। रॉन्गफुल लॉस कहा जाता है। अब रॉन्गफुल लॉस मतलब, तो आप कहेंगे गलत तरीके से किसी को पहुंचाना, या कोई व्यक्ति जब हानि उठाता है, मतलब विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति को हानि पहुंचाना जिसका वह हकदार वैध रूप से उस संपत्ति को होने वाली हानि या नुकसान को उठाने वाला व्यक्ति हो। ठीक, वही क्या है भैया, कह सकते हैं कि सदोष हानि। इट मीन्स अवैध हानि। ठीक, एक प्रकार से क्या है सर, अवैध हानि। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद आ जाइए आगे, धारा का क्लॉज 38।
ये क्या बताता है दोस्त, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। ये बताता क्या है? ठीक है, देखिएगा, ये दो बात बताता है। ये जो सेक्शन है आपका दो बातें करता है। एक, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाने के विषय में बताता है कि मतलब कोई व्यक्ति अगर सदोष लाभ प्राप्त करता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? सदोष हानि उठाएगा ना। मतलब आप ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति अगर सदोष लाभ प्राप्त कर रहा है तो कह सकते हैं वह उस संपत्ति को सदोष रखे रहता है और उस वस्तु को सदोष इकट्ठा करता है, मतलब गलत तरीके से इकट्ठा करता है। और कोई व्यक्ति अगर सदोष हानि उठा रहा है तो वो तब उठाता है जब संपत्ति से सदोष अलग रखा जाए, तो कह सकते हैं कि सदोष वंचित किया जाता है, तो व्यक्ति क्या होता है भैया? हानि उठाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लिख लीजिएगा, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और मेरे भाई क्या आप कहेंगे? सदोष हानि उठाना। ठीक, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और क्या करना? सदोष हानि उठाना। तो याद रखिएगा, कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता कब है? जब वह कह सकते हैं उस संपत्ति को सदोष रखे रहता है या उस संपत्ति को सदोष इकट्ठा करता है। ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी विधि के विरुद्ध है, बोला जाता है भाई उस प्रॉपर्टी को कोई ना ले, लेकिन कोई व्यक्ति क्या करता है? उसको रखे रहता है, इकट्ठा करके रखता है, तो वो क्या कर रहा है? सदोष अभिलाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक, वो क्या कर रहा है? सदोष अभिलाभ प्राप्त कर रहा है। दूसरा, कि उस संपत्ति से किसी व्यक्ति को वंचित कर दिया जाए। ठीक, तो वो क्या कर रहा है? सदोष हानि उठा रहा है। समझ आई मेरी बात? क्लियर? चलिए, अवैध रूप से कार्य करने से हानि होगा। बिल्कुल सर, आप हंसते बहुत हैं, इतना खुश कैसे रहते हैं सर? अरे भैया, जिंदगी में गम है, गम में हम हैं ना, ऐसे कोई लाइन थी। हाँ, क्या लाइन थी यार? भाई देखो, ऐसे था कि जिंदगी में गम है, गम में हम नहीं, कुछ है ऐसे लाइन, अभी मुझे याद आएगी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो भैया, इसको इधर लिख लो और एक क्लॉज और बचा हुआ है, उसको मैं लिखा देता हूँ, मामला हो जाएगा क्लियर। धारा 2 का 40वां क्लॉज, ये परिभाषा लास्ट आपकी है। इसके अंदर क्या बताया गया? इस क्लॉज के अंदर थोड़ा सा समझ लो, फिर हमारा ये वाला जो मैटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग धारा 3 की ओर आगे बढ़े। कुछ हमारे साथियों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये लाइन खींचना जरूरी है क्या? नहीं भैया, ये लाइन खींचना नहीं जरूरी है। ठीक, सर, सदोष का मतलब है गलत तरीके से, विधि विरुद्ध। यानी अगर जिस काम को करने के लिए कानून ने मना किया और आप वही काम कर रहे हो, तो वो क्या है भैया? विधि विरुद्ध है। जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक का लोहा, भाई कानून कहता है कि उसका लोहा आप यूज नहीं कर सकते, ना तो उसका लोहा आप बेच सकते हो। ठीक, तो अगर आप फिर भी आप उसका लोहा लेके जाके बेचते हो, रखते हो, इकट्ठा करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हो, आपको उससे प्रॉफिट होता है, तो आपके पास क्या होगा? आप सदोष लाभ प्राप्त कर रहे हो, मतलब गलत तरीके से आप लाभ उठा रहे हो। ठीक, क्लियर है? अब देखिए, इस क्लॉज के अंदर क्या कहा गया? अंतिम बात कही गई
बोला गया कि जो परिभाषा आपके बीएनएस के अंदर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, बड़ी सिंपल सी बात इसमें कही गई कि जो परिभाषा आपने अभी तक बीएनएस के अंदर नहीं पढ़ी है, ठीक, वो परिभाषा आप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और नागरिक सुरक्षा अधिनियम यानी बीएनएसएस 2023 में परिभाषित हैं। वह वही अर्थ होंगे जो आप कह सकते हैं कि जो बीएनएसएस है और जो आईटी एक्ट है उनके अंदर जो अर्थ है जिन शब्दों का, वही अर्थ माना जाएगा, वही अर्थ यहां पर भी समझा जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो क्या कहा गया कि जिन शब्दों की परिभाषा मेरे भाई नहीं है, नहीं है, उनका अर्थ, उनका अर्थ, अब बताइए जिन शब्दों की परिभाषा नहीं है उनका अर्थ कहां से? तो कहेंगे कि भैया लिख लीजिएगा, कहां से? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, अधिनियम 2000 व बीएनएसएस 2023 23 इस एक्ट के अंदर अगर उन्हें परिभाषित किया गया है, उनका अर्थ है, तो वो कह सकते हैं कि इसी के अनुसार होंगी। वो शब्द कह सकते हैं उनका अर्थ जो है इन्हीं एक्ट के अनुसार लिया जाएगा, के अनुसार, ठीक, इनके अनुसार मेरे भाई इनका अर्थ होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, समझ आई? फिर हम परिभाषा, पूरी परिभाषा को एक बार आपको दिखा देते हैं। नोट करिए, दिख रहा है ना आपको अच्छे से? और बाकी कोनो सवाल हो किसी का भी, कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए। और एक बात हमको नहीं पता चलती है, कहेंगे क्या सर टुकुर टुकुर देख रहे हो, ठीक, लेकिन कम से कम लाइक तो कर दो सेशन को। अब देखने वालों की संख्या ज्यादा है, लाइक की संख्या बहुत कम है, क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा, या समझना नहीं चाहते हो, या अच्छा नहीं लग रहा? क्या मैटर है बताओ तो, बताओगे तब तो समझाऊंगा। ठीक है, चलो नोट करो। अब देखो कुछ कुछ लोगों के दिमाग में चलने लगा होगा ना, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? चलो नोट हो गया, बताओ फिर रिवीजन करा दूं मैं। चलो बता दो भैया, नोट हो गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, यूं चुप ना रहो। सर क्या लिख रहे हैं? ना लाइक करो भैया, जरूरी नहीं है। ठीक, सर मुझे क्या लिखा है? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लाइट नहीं कर रहे हैं आपको। लाइट कह करोगे भैया? क्या नहीं समझ में आया? जल्दी से पूछ लो बच्चा, जल्दी से पूछ लो क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं समझा दूं। जल्दी बताओ क्या नहीं समझ में आया। अब जल्दी इस कमेंट बॉक्स में लिख दो कुछ नहीं समझ आया। हाँ जी, कंपनी लॉ चलेगा, दौड़ेगा भैया, कंपनी लॉ काहे परेशान हो? चलेगा, दौड़ेगा, परेशान ना हो। अब क्लासेस आपकी बंक नहीं होंगी, क्लासेस आपकी सारी होंगी। ठीक,
वही है ना, चाहे पानी पड़े चाहे पत्थरा, आप क्लास होगी पूरा पूरा। कोई बात नहीं, देखो जिनका जो सवाल हो ना समझ में आया हो कृपया करके पूछ लो, मैं बताने के लिए हाजिर हूँ। ठीक। और कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी बता दो कि सर हमको कुछ नहीं समझ आया। क्लियर? चलिए अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ, केवल ऐसे ही बोल दिया एज अ जोक। बता दीजिए क्या नहीं समझ आया, जिनको नहीं समझ आया हो। बाकी जिनको समझ आया हो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो और अच्छी बात है। ठीक। देखो सही पन्ना में आया भैया, दुई दुई चार दुई छह पन्ना में आई पूरी डिफिनेशन। ठीक। देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई, कि अब जब आगे से आप पढ़ोगे तो चीजें समझ आएंगी। रीजन लाइक दैट कि आपने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, लेकिन फिर भी हमने बहुत सरल तरीके से बताया है। आप बहुत हाइपर होके मत पढ़िए, आप एकदम नॉर्मल माइंड से सोचिए। आपसे पूछ रहा है महिला की परिभाषा, बताओ। महिला की परिभाषा जाहिर सी बात है कोई मानव नारी होगी, तो वही है महिला। तो भैया ये मानव नारी का प्रतीक है। पूछ रहा है वसीयत, वसीयत आप कहोगे सर हम जो है अपने दादा की जमीन के हकदार हैं, तो वही मेरे भाई वसीयत होती है ना, वसीयत की जाती है किसी प्रॉपर्टी के लिए ना, तो किसी प्रॉपर्टी का हक दिया जाता है, तो एक प्रकार का क्या है, डॉक्यूमेंट है, वसीयती दस्तावेज के तौर पर होता है। ठीक। इसके बाद लिखा है यहां पर क्या, सदोष अभिलाप। मतलब अभिलाप का मतलब अभिलाप शब्द में आप लाभ शब्द को देख रहे हैं, लाभ का मतलब होता है फायदा। अगर आप गलत तरीके से कहीं से भी फायदा लेते हैं ना, तो वही सदोष अभिलाभ होता है। इसके बाद है सदोष हानि। सदोष हानि का मतलब है कि आप गलत तरीके से फायदा ले रहे थे बट आपको हो गया नुकसान। ठीक। तो होता है सदोष हानि, मतलब ऐसी हानि जिसमें क्या हो भैया, दोष हो, जो गलत हो, जो विधि विरुद्ध हो, वही आपका होता है सदोष हानि। इसके बाद यहाँ पे दोनों दिया गया है। क्लियर? अब यहाँ पर इसके बाद लिखा, अगली अगली है परिभाषा। अगला जो क्लॉज है उसके अंदर कहा गया कि भाई अभी तक जितनी परिभाषा पढ़ी ठीक है, अब इसके आगे अगर कोई भी शब्द आता है बीएनएस के अंदर, तो यहां पर अगर परिभाषित ना हो डिफिनेशन क्लॉज में, तो उसका अर्थ जो है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, मतलब कह सकते हैं आप कि सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट है, उसके अनुसार, और जो हमारा बीएनएसएस है यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अनुसार इनके अर्थों को हम समझेंगे। यही बात यहां पर बताई गई है। ठीक है भैया, और इधर भी हमने सारी बात बताई है। ठीक। इनमें से कौन सी डिफिनेशन नहीं समझ में आई है, जल्दी से पूछ लो, जल्दी से पूछ लो कौन सी समझ में नहीं आई है। क्लियर? धारा 2 में 39 तक क्लॉज हैं क्या? हाँ भैया, धारा 2 में 39 तक क्लॉज है, सारे क्लॉज बता दिए। ठीक। मैं चाहता तो मैं चाहता तो इसको 4-5 डिफिनेशन बता के आगे बढ़ जाता, लेकिन मैंने पूरा इसलिए बताया ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक, चीजों आपकी माइंड में रहें। फाउंडेशन का मतलब ही होता है कि आपको सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें आनी चाहिए आपको। क्लियर? क्योंकि कल का आप भी मास्टर बनोगे भैया, हो सकता है इसी में बहुत सारे होंगे जो मास्टर बनेंगे, बहुत सारे वकील साहब लोग होंगे, बट जो है आपको नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक। हाँ जी। चलिए, बाकी उम्मीद करते हैं कि सारी बातें, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये रहा हमारा डिफिनेशन क्लॉज। अब आगे हम लोग धारा 3 पर बात करेंगे। उससे पहले एक विशेष सूचना आपके लिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो वाले सेक्शन के अंदर इसकी पीडीएफ वीडियो के साथ अटैच्ड मिल जाएगी, तो वीडियो के साथ अटैच्ड आप देख पाओगे। बाकी आपका फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो, पिछले साल के पेपर आप देख सकते हो फ्री में, और सिलेबस आप फ्री में देख सकते हो। क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ठीक।
बाकी पीसीएसजे के कोर्सेस अवेलेबल हैं, एपीओ के कोर्सेस अवेलेबल हैं ना, ये सारे कोर्सेस आपके अवेलेबल हैं। बाकी आप कह सकते हैं आईबी का कोर्स, लगभग जो भी लॉ से जुड़े कोर्स है सब अवेलेबल हैं और सब चल भी रहे हैं। और अगर आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर कोर्स के साथ जोड़ सकते हैं। सेमेस्टर कोर्स 799 रुपए का होता है। उसके अंदर वीडियो लेक्चर, नोट्स, पैनल पीडीएफ, मैराथन क्लास, मैराथन पीडीएफ, मॉडल पेपर विथ सॉल्व, पीवाईक्यू, मतलब लगभग सारी चीजें आपको मिलती हैं जो आपकी तैयारी के लिए है। और दूसरी बात कि आपको दोबारा न किताब, न सीरीज, न तो कोई नोट्स, न तो गाइड, कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोर्स ले लिया है तो आप उसी के माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है एपीओ, पीसीजे, आईबी की भी तैयारी कर सकते हैं। ओके सर, सभी सब्जेक्ट में धाराएं अलग अलग हैं क्या सर? सब सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग धाराएं होती हैं क्या? हाँ भैया, सब सब्जेक्ट मतलब जो भी धारा वाले सब्जेक्ट हैं उनके अंदर सब में सेक्शंस अलग अलग हैं, उनमें धाराओं का मतलब भी अलग अलग है, वो एक्ट भी आपके अलग अलग हैं। जैसे बीएनएसएस के अंदर कुछ आप और पढ़ोगे, बीएनएस के अंदर कुछ आप और पढ़ोगे, और बीएसए के अंदर कुछ आप और पढ़ोगे, टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर कुछ और पढ़ोगे। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिनके अंदर आप धाराओं की संख्या तो पढ़ोगे लेकिन उनका मतलब सब में अलग अलग होगा। ठीक, समझ आ गई? सर आप ही एक क्लास में क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम, वाईफाई का तार टूटा रहता है? बहुत सही। और एक बात भैया, ड्राफ्टिंग वाला जो कोर्स है ना उसकी क्लास हो गई है। अभी कुछ लोगों को लगेगा यार हमारे पास तो नोटिफिकेशन नहीं आया। मेरे भाई ड्राफ्टिंग की मास्टर जो कोर्स है आपका, उसकी क्लास 5 बजे से हो गई है कल से। ठीक, 5 PM से आपकी क्लासेस हो गई हैं। आपकी क्लास हो गई है जो 9:30 बजे आपकी क्लास होती थी, अब आपकी शाम को 5 बजे हो गई है। तो शाम को 5 बजे ड्राफ्टिंग वाले कोर्स के अंदर जुड़कर आप पढ़ा करिए। ठीक, अगर आपने लाइव नहीं देख पाया है तो आप रिकॉर्डेड जाके पढ़ लीजिएगा। जो ड्राफ्टिंग वाले बच्चे हैं, जो ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं, उसको देखिएगा। कल से हम लोग ड्राफ्टिंग के अंदर लीगल नोटिस पढ़ेंगे ना। कल से हम लोग पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? लीगल नोटिस बनाना। इसके अंदर जो हमारा ड्राफ्टिंग का मास्टर कोर्स है, ड्राफ्टिंग का मेरे भाई जो आपका मास्टर कोर्स है, उसके अंदर मैं बात कर रहा हूं कि हम क्या करेंगे। हम प्यारे साथी लीगल नोटिस को पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ पता है। अच्छा, उसमें भी नेटवर्क प्रॉब्लम आया था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सुधारेंगे। ठीक, इसमें खोजे के कोई ना कोई पनौती आ जाता है क्लास के अंदर, उसी वजह से कभी कभी नेटवर्क का इशू, तार, इन्वर्टर, कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है ना। आ, चलो, फिलहाल पनौती कौन है बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे मेरी 5 मिनट बाद फिर क्लास है एलएलबी 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जो कि कंपनी लॉ की क्लास है ना। तो इस क्लास को अभी हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, सुबह आपकी बीएनएसएस की क्लास। एक और सवाल है बीएनएसएस वाला। भाई बीएनएसएस वाली आपकी सुबह 7:15 से स्टार्ट हो रही। 7:15 नहीं, ज्यादा हो गया भाई, 7:30 लिखो इसको। नहीं कहोगे सर 7:15 पे तो शुरू है ना किए थे आप। 7:30 पर आपकी है सुबह, बीएनएसएस की 7:30 पर आपकी चल रही है ऐप में। ठीक, बीएनएसएस 2023 की मॉर्निंग में 7:30 से आपकी स्टार्ट है। आज आपकी चली थी, कल भी आपकी चलेगी, आगे भी आपकी चलेगी। समझ आई? चलिए, बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास, अगले सेशन में। बाकी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कौनो दिक्कत आए तो ये नंबर पर फोन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है? हाँ जी, 3rd सेमेस्टर की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। क्या सब्जेक्ट है, क्या यूनिवर्सिटी है, आप कोर्स से देख पाएंगे और अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच।